शुरू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग आगे की बात को। तो ये रहा आपके सामने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। शुरू करते हैं, चलिए। तैयारी आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद हम बात करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेजर विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल जो है कैरेक्टराइज कौन होता है भाई? जो मेजर्स होते हैं नॉन कैरेक्टराइज्ड मेजर, बताइए। इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो लोग नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है, मिटिगेशन जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं डिजास्टर में, ताकि जो है नुकसान कम से कम हो सके अगर कोई डिजास्टर आए तो। ठीक है। और प्रिवेंशन क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब तक आपदा नहीं आया है उससे पहले की तैयारी। दो तरह का मिटिगेशन होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि आप डैम बनाते हो या कोई भी घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, जिस तरह की भी चीजें करते हो उस समय चीजों का ध्यान रखते हो। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या होता है, नियम बनाते हो। ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपकी कुछ बातें होती है, तो इसमें जो आपकी आएगा, अगर सेफ रूम की बात करेंगे, टोर्नाडो सेफ रूम, तो ये स्ट्रक्चर में आ गया, तो ई तो नहीं होगा। अगर ई नहीं हुआ तो ये गए। उसके बाद अगर फ्लड डाइक्स की बात करते हैं तो ये भी जो होता है आपका वो रोकने वाला होता है। ठीक है ना, ये जिससे बाढ़ को रोका जा सके, तो यह भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है। सी में क्या, रेजिंग ऑफ होम्स इन फ्लड प्रोन एरिया, घर को जो है थोड़ा बड़ा बना देना, ये हो गया, तो सी भी नहीं होगा। लैंड यूज जोनिंग, मतलब जोन बना देते हैं, और इंश्योरेंस प्रोग्राम, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बी एंड डी जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। आंसर दिया है किसी ने इसका? किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए भाई, ऐसा कैसे हो गया किसी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया? सर कंफ्यूजन हो रहा था। किस बात में कंफ्यूजन हो रहा था? ऑप्शन ऑप्शन देख के। ये तो ई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था ना, कि जो टोर्नाडो सेफ जोन है, जिसमें मतलब टोर्नाडो अगर आए तो हम सेफ रह सके, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी कि थी। यस सर, इसमें नहीं थी, ये ऊपर के ABCND में लग रहा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अभी समझ में आ गया? यस सर, अभी आ गया। चलिए, चलिए, देखिए डाइक सीट कई बार क्या होता है ना, जो हिंदी वाले बच्चे वो समझ नहीं पाते, तो फ्लड डाइक का मतलब होता है बाढ़ तटबंध। क्या होता है तटबंध? मतलब क्या किया हमने, बांध मतलब बाढ़ को आने से रोकने के लिए हमने नदी का तट बना दिया। ठीक है ना, उसी को हम डाइक्स बोलते हैं। ठीक है ना। क्षेत्र निर्धारण होता है कि हमने जोन कर दिया कि ये भूकंप प्रोन जोन है रे भाई, इसमें इस तरह का घर बनेगा एंड ऑल। तो जोनिंग कर दी, तो इससे फायदा क्या होता है, ये बेसिकली एक आपका नियम है। जो नियम कानून होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल होता है, और जहां पे कहीं पे घर वर बनता है वो दूसरा होता है। अगर बात कर रहे हैं अभी, मैं यहाँ पे कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रोग्राम की, तो इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या हो गया, बीमा कर लिया हमने, कि मान लो कि कोई अगर नुकसान होता है तो उसका पहले से बीमा करा रखे।
या रीइंफोर्स टोर्नाडो सेफ रूम का मतलब होता है कि तूफान सुरक्षित कक्ष को मजबूत करना, जिसमें आप रहते हैं टोर्नाडो से, मतलब टोर्नाडो से बचने के लिए उस रूम को थोड़ा और मजबूत बनाइए कि टोर्नाडो जो है वह काम ना करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी एंड डी ही हो जाएगा, क्योंकि नॉन स्ट्रक्चरल में यही दोनों आएंगे, एक बीमा वाला और एक लैंड यूज जोनिंग। क्लियर है भाई? तो जो बच्चे समझ लीजिए इस बात को आप लोग, ठीक है। यस सर। सर। यस सर। सर एक डाउट है। सर इंश्योरेंस प्रोग्राम में तो ये खास तौर से लिखा होता है एज अ डिस्क्लेमर कि नो नेचुरल कैलेमिटीज विल बी कवर्ड इन द प्रोग्राम, तो फिर ये इंश्योरेंस प्रोग्राम कैसे एक मेजरमेंट हो सकता है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? हाँ, तो मिटिगेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है आदरणीय दीप्ति जी, वो ये होता है कि जो अगर नुकसान हो रहा है, अगर कोई आपदा आए तो नुकसान जो है वो कम से कम हो। नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम हो। मान लीजिए किसी का पूरा घर बर्बाद हो गया, कोई तूफान आ गया, उसमें पूरा घर उड़ गया, अगर उसने घर का अपना बीमा करा रखा तो उससे क्या हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाएगी। ठीक है ना? ये सारी बातें होती हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो अगर बीमा का मतलब ये नहीं होता कि नेचुरल कैलेमिटी होगी तो नहीं होगी, कई सारे बीमा ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि नेचुरल कैलेमिटी के लिए ही होता है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, ओ माई गॉड, देखा है भाई? तो ओ माई गॉड में लड़ाई इसी बात की होती है कि नहीं, एक्ट ऑफ गॉड से हुआ। ठीक है ना? अगर अगर ऐसे दुर्घटना होती है, आग वाग लग गया, ये हो गया, तो ऑब्वियसली बीमा होता है रे भाई। अगर मान लीजिए आग लग गया, तो क्लेमिटी का मतलब ऐसा नहीं कि नेचुरल क्लेमिटी ही हो गया। आग लग गया, मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है, आपके घर पे बम गिर गया, या फिर ऐसा हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग से दिक्कत आ गई, या कहीं पर क्या हो गया, भूकंप आ गया, मतलब इस तरह की जो चीजें हो सकती है, जो मैन मेड भी कई सारी चीजें होती हैं, तो उसमें इंश्योरेंस जो है आपको नुकसान को कम से कम करेगा। समझ रही है? तो ऐसा कोई नहीं कि नेचुरल कैलेमिटी को अगर मान लेते, आपकी बात को सत्य भी मान लो, फिर भी दिक्कत है, क्योंकि जो डिजास्टर होता है वो मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। ठीक है ना? जी 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 सर, इस थैंक यू। तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। कह रहा है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर मेनी कम्युनिटीज रेसिस्ट एडॉप्टिंग मिटिगेशन प्रोग्राम एंड मेजर्स। आर दिया है, मिटिगेशन इज ऑफन परसीव्ड बाय द कम्युनिटीज एज अ बीइंग इनकम्पैटिबल विद देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये असर्टन रीजनिंग का प्रश्न है भाई, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बताइए इसका क्या होगा। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद जो है, अनेक समुदाय जो है वो जो आपका न्यूनीकरण कार्यक्रम है, जिसको हम मिटिगेशन कहते हैं, और उनके उपायों को अपनाने से बचते हैं। उसका रीजन ये दिया कि समुदाय न्यूनीकरण को प्रायः अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को परस्पर विरोधी मानते हैं। तो इसका देखिए भाई, इसका आंसर बताइए। प्रांजल जी ने एक उत्तर दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहला जो कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर मेनी कम्युनिटीज रेसिस्ट अडॉप्टिंग द मिटिगेशन प्रोग्राम एंड मेजर्स। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे तीन चार रीजन है रे भाई। पहला रीजन होता है कि जो मिटिगेशन प्रोग्राम में जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। समझ गए ना? मान लीजिए कोई गरीब आदमी है बेचारा, अब उसका जो घर है बेचारे का कमजोर घर है, ठीक है ना, मुश्किल से बेचारा कमा पाता है और अपना पेट भर पाता है। उसको कहो कि एक काम करो रे भाई, तुम अपने घर का इंश्योरेंस करा लो, या एक काम करो अपने घर को रिन्यू करा लो, उसके लिए पैसे ही उसके पास नहीं है। तो पहला तो कर लो कि कॉस्ट हो गया। दूसरा होता है कि मगर मान लो पैसा वैसा है भी, अवेयरनेस नहीं है कि मिटिगेशन के लिए हम कुछ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, या फिर अपने कौन से भूकंप जोन में मेरा घर है, इसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं है। तो दूसरा हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी जो है आपका ये मिटिगेशन का जो
प्रोग्राम होता है उसको लोग रेसिस्ट करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है परसीव्ड इनइफेक्टिवनेस, ठीक है ना। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं ना, वो लोग नहीं कराते कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो भी हो, कि यार अगर मैंने कराया भी तो बाद में जब दिक्कत पड़ती है तो इतना उनको ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता है, इतना ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है कि वो पागल हो जाते हैं, कहते हैं, छोड़ रहे हैं भाई। तो जो इन इफेक्टिवनेस है इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो तीन कारणों के कारण जो है ये असर्शन जो है वो सही आपका होता है कि लोग जो है मिटिगेशन प्रोग्राम का रेसिस्ट करते हैं। रीजन दिया है कि ऑफन परसीव्ड कम्युनिटी एज बीइंग इनकम्पेटिबल विद देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये जो है नहीं है। रीजन क्या होता है आपका, लाइक ऑफ अवेयरनेस, परसीव्ड इनइफेक्टिवनेस, ठीक है ना। हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कि आपका केदारनाथ हो गया या अलग अलग मतलब धार्मिक प्लेसेस है, तो वहां पे इस तरह की चीजें हो सकती है कि नहीं, जो शंकराचार्य बनाए वही वही मंदिर रहेगा, उसी को हम ठीक करेंगे, उसका जो विग्रह ग्रह है उसको हम हिला नहीं सकते, ये नहीं कर सकते वैसे। इस तरह की चीजें एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन यही कारण नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है ना, ये प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता, ठीक है ना, जनरल असिस्टेंस का, ठीक है ना। क्योंकि बट और भी सर बहुत सारे, दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे ना? नहीं सेंटेंस जो है आपका आर करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैरामेटिस ओफन यहाँ पे यूज किया, परसीव्ड बाय कम्युनिटी एज बीइंग इनकम्पेटिबल विद देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये एक रीजन हो सकता है लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं है। जबकि यहाँ पे जो कर रहा है, यहाँ पे ओफन मतलब हो गया प्रायः, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है गलत है, तो आपका सिर्फ सेकंड ऑप्शन होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा है। अगर देता कि वन ऑफ द केस अगर देता कि एक ये भी कारण है कल्चरल इनकम्पेटिबिलिटी, तो इसको हम मान सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दे रहा है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कारण जो होते हैं आपका कॉस्ट होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, और भी चीजें हो सकती हैं आपकी, जिसमें आपका हो जाता है आपका संशयवाद होता है, स्केप्टिसिज्म जो इसको कहते हैं। सारे जो है ना संशय होता है कि होगा भी कि नहीं होगा, पता चला 10 लाख रुपया खर्चा कर दिए और बाढ़ नहीं आया तो, ठीक है ना। तो संशयवाद भी जो है चीजें आ जाती हैं डॉल। तो ये सारी बातें जो है इसके कारण इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ए करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस आप सर। लोग समझ सर पा टू रहे हैं? क्यों नहीं होगा? टू क्यों नहीं होगा? जी। टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी रीजन के रूप में दिखा रहे हैं, जो कल्चरल इनकैपेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, इसको जो है यहाँ पे प्राइमरी रीजन के रूप में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन यह भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसने ऑफन लिखा है, क्या लिखा है, ऑफन परसीव्ड, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ। ओके चलिए सर। ठीक है, ठीक है ना, चलिए डन। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बताइए भाई जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन, तो कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ होता है पर यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो कार्बन के कंटेंट की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट कहाँ पे होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो बताइए, ये तो मतलब सहज प्रश्न है। देखो यहाँ पे जो पीट होता है ना, पीट वो कोयले का प्रकार होता है, और कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन आपकी होती है। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी के बाद जो आएगा वो आपका ए हो जाएगा, प्लांट्स। प्लांट्स में जो होती है आपके वुड्स होते हैं,
तो ये होते हैं आपके। ठीक है भाई। और उसके बाद जो हो जाएगा, वो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? बी, ए, सी, डी। वन। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सब पीठ मान मतलब क्या पीठ? कोयले के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पीट, जिसमें 98 पॉइंट लगभग लगभग कार्बन ही कार्बन होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट। तीसरा होता है एंथ्रासाइट। और चौथा होता है बिटुमिनस। ये कोयले के प्रकार होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन जो होता है ना, जो कार्बन जो स्टोर होता है प्यारे बच्चों हमारी धरती में, कार्बन इज स्टोर्ड इन फोर मेन रिजर्वायर्स। ठीक है। पहला जो ये होता है, ये ओशियन में होता है। सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ होता है भाई? ओशियन में होता है। ठीक है ना, लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है। फिर आपके जियोलॉजिकल रिजर्व होते हैं, जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गया। फॉसिल फ्यूल्स समझते हो ना? यही पेट्रोल, यस सर। डीजल, केरोसिन, ये सारे जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो होता है टेरेस्ट्रियल सरफेस हो गया, जो आपकी धरती पे होती है, जिसमें आपका सॉइल एंड प्लांट्स आ गया। सॉइल एंड प्लांट्स आ गया। क्लियर है भाई? अब क्या होता है कि जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर, ओशियन, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। ठीक है ना। और सब में क्या होता है? लगभग एक बैलेंस होता है। ठीक है ना। लेकिन जब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो आपका घट जाता है। ठीक है ना। और ओनली हाफ ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमॉस्फेयर हैज बीन रिमूव्ड एंड रिटर्न टू द ओशियन टेरेस्ट्रियल सरफेस बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो मात्र आधा जो होता है ना वो होता है। अभी जो पीट है तब बनता है जब प्लांट जो है वो बहुत दिन तक जो है आपका धरती के अंदर दबा रहता है। ठीक है ना। और वो उसका डिके होता है। ठीक है ना। कैसे डिके होता है भाई? एसिडिक और एन एरोबिक कंडीशन में उसका डिके होता है। तो वो बेसिकली जो बनता है वो पीट बनता है। ठीक है। तो पीट में जो है सबसे ज्यादा जो होता है आपका, वह कार्बन होता है। तो सबसे कम किसमें होता है इन हाँ ऑप्शंस में? सब। हाँ, इन ऑप्शंस में जो सबसे कम होता है वो फॉसिल फ्यूल्स में होता है। ठीक है। तो सर डी सबसे पहले होना चाहिए इसमें से, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो। हम्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो डी सबसे पहले होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लगाना है तो डी सबसे पहले होना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं? जी, अगर सबसे कम डी में है तो। हाँ, तो सबसे कम डी में है तो। गुड क्वेश्चन। ओके। चलिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब आप कह रहे हैं कि बी में सबसे कम होगा, ए में सबसे कम, उसके बाद सी एंड डी। चलिए ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है ना। इसको बाद में डिस्कस आई थिंक सर करेंगे। ऑप्शन टू सही रहेगा सर, प्लांट्स में सबसे कम होती है। हम्म। ठीक है। चलिए, सर तो एक बार प्लांट्स में एक चेक कर बार लीजिए। एक काम हाँ करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। जी जी। आंसर तो इसका बी ए सी डी ही है। थोड़ा सा इसका रीजन पे जो है हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आंसर पहले से ही बनाया हुआ है मैंने। आंसर तो इसका बी ए सी डी ही है। थोड़ा लॉजिक पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा हम देखेंगे और करेंगे। चलिए। चलिए हम अब बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स की बात करेंगे।
ठीक है भाई, जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो भी गोल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से जो आपके प्रोटोकॉल में जो पढ़ने वाले हैं हम, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ने वाले हैं। वो थोड़ा सा बड़ा गोल है, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से अब प्रश्न नहीं बनते, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा अगर आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़ सकते हो, बट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से अब प्रश्न नहीं आते क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। जो एम बनाया गया था उसमें क्या हो गया था, ये कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए जो है बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमें क्या बात करना है भाई कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था उसमें 8 इंटरनेशनल गोल्स बताए गए थे फॉर द ईयर 2015 हैड बीन एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2000। ठीक है ना। तो देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर कोई बात करे तो उसमें बस एक लाइन में आप इतना समझ लीजिएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो बात करी गई थी वो 2000 ईस्वी में, कब भाई, 2000 ईस्वी में एक मिलेनियम समिट हुआ था। क्या हुआ था? मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें जो है बताया गया था, 8 गोल को जो है फिक्स किए गए थे कि 8 गोल को जो है हम अचीव करेंगे कब तक, 2015 तक जो है इसको हम अचीव करेंगे, ऐसी बातें थी। ठीक है, तो वो 8 गोल कौन कौन सा था उसको एक बार हम बस देख लेंगे, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो ये 8 गोल जो है, पहला जो था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं और जो कि बिल्कुल गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसको हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। 2015 ऐसा गोल बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000। ठीक है ना। ये था का मिलेनियम डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको एमडीजी भी कहते हैं। दूसरा क्या था? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को मिले, कोई ऐसा ना हो जिसको कि प्राइमरी एजुकेशन ना मिले। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है सबको मिलना चाहिए, ऐसा दूसरा गोल था। तीसरा था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। क्या था कि महिलाओं की जो दशा होती है वो थोड़ी खराब है रे भाई, देश में भी, घर में भी, बाहर में भी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम जो है जेंडर इक्वलिटी करेंगे ताकि जो दोनों जेंडर है, पुरुष महिला या तीसरा जेंडर भी है, वह भी बेचारा अपने अच्छे से काम कर सके और कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, जेंडर इक्वलिटी। एंड जो है क्या बात करेंगे, इम्पावर वुमेन। तो वुमेन को हम जो है इम्पावर करेंगे, ऐसी बात ही कहते, तीसरा गोल। चौथा था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो कई सारे बच्चे जो है वो जन्म लेते ही बेचारे मर जाते हैं। तो मरने वाली जो बात है ना, उसको हटाने के लिए बेसिकली कहा है इन्होंने चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर जो पांचवा किया, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे। कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। तो उस समय ये बहुत बड़ा इशू था। अभी जो है मलेरिया और HIV एड्स लगभग जो है नियंत्रित है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपका कि HIV एड्स से बचने। फिर इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्या है कि वातावरण को हम सस्टेन करेंगे, वातावरण को नुकसान नहीं करेंगे। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, मतलब सब लोग जो है ग्लोबली पार्टनरशिप करेंगे ताकि हम लोग साथ में मिलकर के एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ सके। तो ये 8 जो गोल था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है। क्लियर है भाई? इसको अगर याद करना हो आप लोगों को तो थोड़ा सा आप एक स्टोरी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक स्टोरी आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, कैसी भी स्टोरी, कि सबसे पहले जो है, कैसे स्टोरी बना सकते, कोई बनाएगा स्टोरी कि मैं बनाऊं? चलो मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम एक जो है अच्छे विद्यार्थी हैं, एक JRF के एस्पायरेंट हैं। तो सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो समाज के प्रति ये होता है कि समाज का भूख को और उनकी गरीबी को दूर करें। क्योंकि अगर किसी का पेट ही नहीं भरा हुआ है तो हम कैसा समाज बनाने जा रहे हैं। जैसे ही भूख और गरीबी थोड़ी कम होगी
वैसे ही दूसरी जो सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है। तो सभी को हम शिक्षा देंगे, ठीक है ना, सभी को हम शिक्षा देने का मौका करेंगे, ताकि जो है सब लोग अपने कर्तव्यों को, अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों को जाने, लिख पढ़ सके, ताकि कोई उनको बेवकूफ ना बना पाए। उसके बाद क्या है भाई, अब अगर हम साथ में मिलकर के काम करेंगे तो पैसे ज्यादा कमाएंगे, खर्चे कम होंगे। अगर एक व्यक्ति घर का कोई कमाएगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, पैसे कम रहेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, ठीक है भाई। जेंडर इक्वलिटी मतलब साथ में मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस काम को करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बेचारे, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो चाइल्ड जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी का ध्यान रखेंगे, और ये तभी हो सकता है जब उनकी माँ का ध्यान रखा जाए। तभी तो चाइल्ड की मोर्टेलिटी कम होगी, जब बच्चों का ध्यान रखा जाए। और जो भी रोग है आपका, HIV, एड्स, मलेरिया, इन सबको आपको ठीक करना है, और वातावरण को साफ रखना है ताकि आप अच्छे से जी सके। सबके साथ मिलकर काम करना है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो पहला क्या करना है जो प्रोफेसर हमारा भाई, कि गरीबी को, भूख को कम करे। दूसरा, भूख कम हुआ तो पढ़ें, पढ़ने के बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी के बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी। वो कैसे होगा, मम्मी का ध्यान रखने से। मम्मी को क्या खिलाना पड़ेगा भाई, रोग से बचाना पड़ेगा, तो मलेरिया एंड HIV, एड्स। और ये कैसे होगा, जब वातावरण को हम सुरक्षित रखेंगे। और वातावरण सुरक्षित कैसे होगा, जब सब हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को याद, ठीक है। ये पूरा हो गया तो बहुत प्रश्न इससे नहीं आता, लेकिन ये आपका क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गोल हमने देख लिया भाई, ये 8 गोल ही थे और कोई बात नहीं था इसमें, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 8 गोल ध्यान रखिए। क्लियर है, ठीक है। डिटेल में भी बात की गई है, लेकिन क्योंकि अभी ये पूरा हो गया तो थोड़ा इररिलेवेंट हो गया, 9 साल हो गए तो बहुत नहीं पढ़ते हम, ठीक है। हालांकि अगर आपको देखने का मन है तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स में शेयर कर दूंगा, शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ये ड्राइव पर नोट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी हम सीधा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले के बारे में, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लगभग हर साल एक प्रश्न आता है, ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि जब जो है 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है खत्म हो गया 2015 में, तो उसी समय जो है ये आपका, इसी का एक्सपेंशन करके जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बनाया गया। और ये एजेंडा बनाया गया, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश है वो मिलकर के उन्होंने ये एजेंडा बनाया कि 2030 तक, कब तक भाई, 2030 तक जो है हम चीजों को सस्टेन करेंगे। क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे। डन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कब बनाया गया था भाई। तो इसको जो है बनाया गया था आपका 1 जनवरी 2016 को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2016 को बनाया गया था, ठीक है। डन। तो बना ये थोड़ा पहले ही था, 2015 में बना था, लेकिन एडॉप्ट जो है, इसको लागू जो किया गया वो 1 जनवरी 2016 से किया गया। ध्यान रखते हैं, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर collection of 17 interlinked global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future of all। मतलब सभी का भविष्य अच्छा हो और सुंदर हो, इसके लिए जो है 17 जो है इंटरलिंक्ड ग्लोबल पॉइंट्स के बारे में ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया गया। The SDG were set up in 2015 by the United Nations General Assembly and are intended to be achieved by the year 2030। तो SDG जो है 2030 तक जो है अचीव करने की बात कही गई। They are included in UN resolution called 2030 Agenda and what is colloquially known as Agenda 2030। ठीक है ना, तो मतलब इसको इनफॉर्मली हम लोग बोलते हैं एजेंडा 2030 बनाया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, UN, ठीक है। अब क्या हुआ, द एसडीजी वर डेवलप्ड इन द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा एज द फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क
टू सक्सीड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विच एंडेड इन 2015। तो इसको जो है आपको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये किया गया। अब इस गोल में जो है 17 गोल हैं, इन 17 गोलों को एक बार समझ लीजिए, यही से प्रश्न बन जाता है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक करके अगर डिटेल में गए तो बहुत दिक्कत आ जाती है, पढ़ना बहुत पड़ेगा, आंसर कम आते हैं। तो पहला जो आपका गोल है प्यारे बच्चों, उस गोल को हम कहते हैं नो पॉवर्टी। तो ये एमडीजी में भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है कि पॉवर्टी जो है नहीं होना चाहिए, मतलब लोग जो है गरीब नहीं होने चाहिए। गरीबी मतलब क्या समझते हैं आप लोग? गरीबी का मतलब होता है जिसको यार खाना खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, रहने के लिए सोचना पड़ रहा है, कपड़े नहीं पहन सकते अच्छे, मतलब इंसान की तरह नहीं, बेचारे जानवर की तरह जी रहे, रोड पे सो रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं। मतलब क्या कहें, एक टाइम खाना खा रहे तो दूसरे टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में, तो पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, एक बात तो ये था। दूसरा था जीरो हंगर, मतलब एमडीजी का जो पहला और दूसरा था उसमें कि नो पॉवर्टी नो हंगर, इन दोनों को अलग अलग पॉइंट बना दिया कि नो पॉवर्टी नो हंगर, जीरो हंगर होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये तीसरा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हमारा हेल्थ अच्छा हो, और एक वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। हेल्थ मतलब क्या, आप डिजीज फ्री हो गए, लेकिन वेल बीइंग क्या होता है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना, आप क्या है भाई, स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी जो है आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं ताकि आप कभी बीमार ही ना पड़े, ठीक है ना। स्वस्थ है लेकिन आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं सो दैट आप कभी बीमार ना पड़े, इसको हम बोलते हैं वेलबींग, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। तो ठीक है भाई, इसमें भी क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है, कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वांटिटी एजुकेशन ना मिले। पूछो कि क्या है रे भाई, तो बोलेगा कि मैं तो मास्टर्स किया हुआ हूँ, बीएससी किया हुआ हूँ, ये किया हुआ हूँ, वो किया हूँ। और पूछिए करना क्या है, तो एक काम करो, जाओ बैंक में से पैसा निकाल के आओ, उसको बैंक में से पैसा निकाल के आने में दिक्कत होगी। तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए जिससे कि लोगों को अपने कार्य को कर सके और वो कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, ये भी है। उसके बाद हम बोलते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये क्या है भाई कि हमारा जो स्वच्छता होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब स्वच्छता और साफ पानी। उसके बाद एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है ना, मतलब जो पावर होना चाहिए, जो बिजली होनी चाहिए जिससे कि हमारा टीवी चलता है, पंखा चलता है, ये सारे जो चीजें चलती हैं वो आपकी एफोर्डेबल मतलब सस्ता होना चाहिए, और क्लीन होना चाहिए मतलब जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। आपको पता है जो हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बनता है आज भी वो लगभग 80-90% जो है वो कोयले से बनता है। कोयले से हीट जनरेट होती है, हीट से पानी जो है वो बॉयल होता है, और उसको फिर जो है हम पास करते हैं और भाप से जो है आपका चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लेकिन क्लीन एनर्जी कैसे होगा, तो जो हमारा सोलर पावर है, विंड पावर है, टाइडल पावर है, तो इन सब चीजों को जो है हम यूज करके और हम क्लीन एनर्जी बनाएं जिससे वातावरण को नुकसान कम हो। उसके बाद जो था डिसेंट एंड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हर कोई जो है भाई वो ठीक ठाक काम करे। डिसेंट वर्क मतलब क्या है कि ऐसा काम उसके पास हो जिससे उसका घर बार चल सके, जिसको थोड़ा आत्मसंतोष मिले, और इकोनॉमिकली सब लोग ग्रोथ करे। ऐसा ना हो कि कोई जो है बिल्कुल ही 2 रुपये कमा रहा है और कोई जो है 50 करोड़ कमा रहा है। तो इस तरह का अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए सब जगह, और काम जो हो डिसेंट हो, जिसको सम्मान से सब कोई कर सके, ठीक है ना। जैसे कई लोग होता है जो साफ सफाई का काम करते हैं उसको सब माँ बहन का गाली भी बकता है और उसको झाड़ू भी मारना पड़ता है। तो कम से कम एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी जो है कार्य के प्रति होना चाहिए, सम्मान के साथ वो काम कर सके। उसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको ट्रिपल आई बोलते हैं, इंडस्ट्री, उसके बाद क्या है भाई आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिए। देखिए अभी हमारे पास लैपटॉप है, अपने पास मोबाइल है, तभी तो हम लोग ऑनलाइन जुड़ करके पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग पढ़ ही नहीं पाते अच्छे से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास वो होना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए हमारे जीवन में। इनोवेशन क्या होता है कि सेम काम को नए तरीके से कर देना, ठीक है ना। जैसे रोटी पहले भी बनता था लेकिन उसी का इनोवेशन करके उन्होंने रोटी बनाने वाली मशीन बना दी। तो अब रोटी बनाने वाला मशीन जो है 500 लोगों का, 2000 लोगों का रोटी जो है आराम से बना देता है। लेकिन अगर मम्मी को अगर रोटी बेलना पड़ जाए तो आंधी आ जाएगी,
ठीक है भाई। तो और इंडस्ट्री मतलब क्या, कि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका हम यूज करके जो है कुछ इंडस्ट्री डेवलप करें जिससे लोगों को काम भी मिले, रोजगार भी मिले। फिर क्या है, रिड्यूस इनइक्वलिटी, समाज में जो इनइक्वलिटी हो रही है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो गया, सोशल इनइक्वलिटी हो गया, जेंडर इनइक्वलिटी हो गया। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि किसी को अपने आप से छोटा समझना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जेंडर आपका। तो इस इनइक्वलिटी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके बाद बोला सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो हमें जो सिटी बनाना है वो सस्टेनेबल बनाना है। ऐसा नहीं रे भाई सिटी ऐसा बना दी कि पानी आ गया तो बह गया और थोड़ा सा गर्मी पड़ी तो सूख गया। ऐसा नहीं हो, सस्टेनेबल सिटी होना चाहिए। मतलब मौसम कैसा भी हो वहां पे रहने के लिए मतलब अच्छा सा स्वच्छ वातावरण हो, पीने के लिए साफ पानी हो, रहने के लिए खुला खुला मकान हो, तब तो बात बनती है, अदरवाइज फिर बात नहीं बनती। तो सस्टेनेबल आपका सिटी होना चाहिए और कम्युनिटी जो है वो भी सस्टेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे रह रहे हैं वहां पे बिल्कुल गंद मचा के रखे हुए हैं भाई। तो कम्युनिटी कैसा हो, साफ सुथरा हो, ठीक है ना। जो अपने चीजों का ध्यान रखे, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जहां पे रहे वहां पे अच्छा वातावरण बना के रखे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं। मतलब जो कंज्यूम करें हम और जो हम प्रोड्यूस करें उसको हम रिस्पॉन्सिबली करें रे भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खूब पैसा है तो कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। 200 200 300 300 करोड़ जो है रुपया हम इधर उधर शादी में खर्चा कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें समाज में एक गलत गलत स्टैंडर्ड सेट करती है। तो उसको हमें नहीं करना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए। एंड प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर प्रोडक्शन कर दिए, जितनी हो सकता है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिए और उसको बेचने के लिए हम तिकड़म लगा रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं भी है उस चीज की आवश्यकता क्रिएट कर दिया जाए और आपको बेच दिया जाए, इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। समझ गया ना। जैसे कई बार आपको फोन आता है ना कि भैया लोन दे दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब क्या है, ये सब यही है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर होता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब जो जलवायु हमारा परिवर्तन हो रहा है भाई उसके प्रति हम लोग काम करें। नहीं तो देख ही रहे हैं इस बार जो है 53 डिग्री 54 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा था दिल्ली का, ठीक है। एंड प्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन जो है ये लेना है। और उसके बाद क्या कहा गया है भाई, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है ना, कि पानी के अंदर जो जीवन है उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है। 15वां जो आपका है उसको कहते हैं लाइफ ऑन लैंड, जो धरती के ऊपर जो जीव जंतु है उनके बारे में विचार करेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो है पानी के अंदर डाल दे रहे हैं और बेचारे मछलियां जो है उसमें खा खा करके मर जा रही है, या जो भी एक्वेटिक जो आपका सिस्टम है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन जो लैंड है हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे अलावा जैसे पक्षी हो गए और ये सारे हो गए, इन सब का भी हम थोड़ा ध्यान रखें। एंड पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो समाज में शांति हो और जस्टिस हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन बने जो कि न्याय दे सके, ठीक है ना। तो अभी समाज में तो पीस है नहीं रे भाई, उधर रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन का वार चल रहा है, और ये सारी चीजें चल रही है। पर ठीक है, ये बनाया गया 2030 तक जो है हम लोग एक पीसफुल सोसाइटी बनाएंगे जहां पे जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होंगे। और 17वां जो बताया गया वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो जो भी ये गोल्स है इन गोल को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे एक दूसरे से। तो ये जो है 17 जो होते हैं आपके, क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इसको अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपको बात बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो यूएन रेगुलेशन 2017 में पब्लिश हुआ। द टारगेट ऑफ इंडिकेटर फॉर ईच 17 was published in UN regulation 2017. Each goal typically has 8 to 12 target. Each target has between 1 to 4 indicators used to measure progress toward reaching the target. The targets either outcome targets और द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंट टारगेट्स, ये सारी की बात यहाँ पे करी गई है। तो देख लीजिए ये सारी बातें हैं। इसमें आपके गोल बनाया गया है कि नो पॉवर्टी में क्या कहा गया कि 2030 तक जो है समाज में कोई पॉवर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड ऑफ हंगर का मतलब होता है अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जीरो हंगर के लिए ये बातें कही गई। गुड हेल्थ में कहा गया इंश्योर हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल द एजेस, ठीक है ना। इसके अंदर 13 टारगेट्स, 13 टारगेट बनाए गए, 28 इंडिकेटर हैं टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द टारगेट।
The first 9 targets are the outcome target. These are the reduction of material maternal mortality, मतलब माँ का जो मृत्यु होता है उसको कम करेंगे. Ending all preventable deaths under 5 years of age, मतलब जितने भी प्रिवेंटेबल डेथ्स है जो 5 साल के अंदर हो जाते हैं उसको हम खत्म करेंगे. फाइट कम्युनिकेबल डिजीज, तो जो स्प्रेड होता है आपका, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, उससे फाइट करेंगे. इंश्योर रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी फ्रॉम द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो भी आपका डायबिटीज हाइपरटेंशन है वो सारी बातें. प्रोमोट मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे. प्रिवेंट एंड ट्रीट सबस्टांस अब्यूज, मतलब जो नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई उनको ठीक करेंगे. रिड्यूस रोड इंजरीज एंड डेथ, तो रोड पे जो लोग टकरा करके मर जाते हैं उनसे जो है उसको हम प्रिवेंट करेंगे. एंड डेथ को जो है उसको भी ठीक करेंगे. ग्रांट यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव केयर, तो जो सेक्सुअल हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव केयर है, इसके बारे में भी हम ध्यान देंगे. फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन की बात करेंगे. अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है भाई, तो जितने भी आपके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसकी बात करेंगे हम. रिड्यूस इलनेस एंड डेथ फ्रॉम द हजार्डस केमिकल एंड पॉल्यूशन, तो ये सारे जो पॉइंट्स थे यहाँ पे बताया गया था. चौथा जो था वो आपका क्वालिटी एजुकेशन है. इंश्योर द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. समझ गए? तो ये क्या हो गया भाई, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं. इंक्लूसिव मतलब जो सबको साथ में पढ़ाए. ऐसा नहीं हो कि तुम नीचे क्षेत्र के आदमी हो तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे और तुम ऊपर क्षेत्र के आदमी तुमको पढ़ाएंगे. तो क्या होना चाहिए भाई, ये इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. पांचवा जो है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन्स एंड गर्ल्स की बात करते हैं. छठा जो हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं. तो हम क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे कि वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और सैनिटेशन सबके लिए हो, स्वच्छता सबके लिए हो. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योर एक्सेस एंड अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे. प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, इसकी बात कर रहे हैं. तो लगभग हमने ये सारी बातें कर ली हैं. बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो 100 साल तक काम करता रहे, कहीं पे दिक्कत ना हो. प्रोमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री बनाइए जो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए और काम चलता रहे. इनोवेशन को हम बढ़ावा दें. इनइक्वलिटी जो समाज में है, इनकम इनइक्वलिटी, उसको जो है हम विद इन द कंट्री उसको कम करें. सस्टेनेबल सिटी मार्क मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव सेफ एंड रेजिलिएंट सस्टेनेबल. तो सबसे पहले तो सबको साथ में रहे रे भाई, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार के बाधा से लड़ने के लिए तैयार रहें. और सस्टेनेबल हो मतलब कि सबका विकास हो. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैटर्न. क्लाइमेट एक्शन की बात करें, टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग emissions and promoting development in renewable energy. Life below water करते हैं, conserve sustainability, use of ocean, sea, marine resources for sustainable development. Life on land, protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem. Sustainably manage forest, combat desertification and hurt and reverse land degradation and hurt biodiversity loss. आगे पीस जस्टिस हो गया कि promote peaceful and inclusive society for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all level. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. तो ये जो है आपकी सारी की सारी एम की बात किया गया, जो कि ये है. ठीक है भाई, चलिए. तो एमडीजी में जो था 8 गो गोल था, 21 टारगेट था, 8 इंडिकेटर थे. इसमें जो आपका एसडीजी में जो आया वह आपका 17 गोल है, 17 गोल, 169 टारगेट्स हैं एंड 304 इंडिकेटर्स हैं जिसको कि मेजर करेंगे. ठीक है भाई, चलिए. अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम क्या बात करते हैं भाई, तो कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
on the substance that deplete the ozone layer is a global agreement to protect Earth ozone layer by phasing out the chemical that deplete it. ठीक है भाई, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो किस चीज के लिए था? ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए था। ठीक है ना, कि जो ओजोन है जो कि हमारे धरती को किससे प्रोटेक्ट करता है? ओजोन से। अरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, सन पे जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है आपका ओजोन लेयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, पहले क्या हुआ था कि अंटार्कटिका में जो है, अंटार्कटिका एक जगह है, वहां पे एक छेद हो गया था, जिससे कि डायरेक्ट जो था एक्सपोजर हो रहा था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का धरती पे, जिससे दिक्कत काफी हो सकती थी। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आएंगे तो कैंसर तक के रोग हो जाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो किसके लिए बनाया गया? उन सबस्टांस के लिए जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, इसके लिए एक ग्लोबल एग्रीमेंट बनाया गया। ठीक है ना, फेजिंग आउट द केमिकल दैट डिप्लीट इट। तो वो सारे केमिकल को बंद करने के लिए कहा गया जो कि इसको डिप्लीट करता है। दिस फेज आउट प्लान इंक्लूड्स द बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसमें दोनों ही बातें थी। पहला तो ये था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ऐसे सब्सटेंस जो कि डिप्लीशन कर रहे हैं ओजोन लेयर का, उनका भी, और साथ साथ जो है उनको भी दिक्कत, उनको बंद भी करेंगे। तो पहले तो प्रोडक्शन बंद करेंगे और कंजम्पशन, दोनों पे साथ साथ काम करेंगे। द लैंडमार्क एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1987, entered into the force 1989। तो 1987 में जो है ये आपका तैयार किया गया। ठीक है ना, साइन किया गया 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 को जो है इसको लागू, मतलब साइन किया गया। और जो फोर्स इसको किया गया 1 जनवरी 1 जनवरी 1989, मतलब 2 साल लग गए इसको फोर्सली इंप्लीमेंट करने। The parties to the protocol meet once a year to make decision aimed at ensuring successful implementation of agreement। इसमें यह तय हुआ कि जो भी पार्टी है इस प्रोटोकॉल के, वो सब लोग इस साल में एक बार मिलेंगे और मिल करके चेक करेंगे कि कितना सक्सेसफुली जो है एग्रीमेंट अपनी इंप्लीमेंट हो रहा है। दिस इंक्लूड द एडजस्टिंग एंड अमेंडिंग द प्रोटोकॉल विच हैज बीन डन इन 6 टाइम्स सिंस इट्स क्रिएशन। तो क्या था कि उसमें डिस्कस करेंगे और फिर उसको अमेंड भी करेंगे, चेंज भी करेंगे, जो कि अब तक लगभग 6 बार हो चुका है। ठीक है ना, 6 टाइम्स ये हो चुका है। The Montreal Protocol provide a set of practical actionable tasks that were universally agreed on। तो कुछ इन्होंने ऐसे जो है आपके टास्क दिए, कुछ ऐसे इन्होंने प्रैक्टिकल दिए जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। द प्रोटोकॉल हैज सक्सेसफुली मेट इट्स ऑब्जेक्टिव thus far and continues to the safeguard of the ozone layer today। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि जो उस समय एक बहुत बड़ा रीजन हो गया था, अभी क्या हो गया है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वह रुक गया है। समझ गए ना? द प्रोटोकॉल हैज सक्सेसफुली मेट इट्स ऑब्जेक्टिव thus far and continues to safeguard the ozone layer today। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि अभी जो है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो रुक गया है। क्लियर है भाई? जी सर। हाँ, यस सर। चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है भाई, इसमें और चीजें जो होती है। अब क्या है कि ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 1687 इट वाज मेड परसुएंट बाय 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर व्हिच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग ओजोन डिप्लेशन। ठीक है ना भाई, तो ये बात यहाँ पे किया गया। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर्ड इन द फोर्स 1989, तो बता ही दिया। अंडरगोन 9 रिविजन्स, 1990 में लंदन में हुआ, 91 में नैरोबी, 92 में कोपेनहेगन, 93 में बैंकॉक, 95 में वियना, 97 में मॉन्ट्रियल, 98 में ऑस्ट्रेलिया, 99 में बीजिंग, 2016 में किगाली। As a result of international agreement, the ozone hole Antarctica is slowly recovering. Climate projection indicate that the ozone layer will return 1980 level between the
250 एंड 270। तो 2050 तक जो है 1980 के लेवल पे जो है आपका रिटर्न हो जाएगा ये क्या कहते हैं मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन। The Vienna Convention and the Montreal Protocol have been each ratified by 196 nations and the European Union, making them first universally ratified treaties in the United Nations. मतलब जो है ऐसा ये बन गया, यूएन में पहला देश ऐसा बन गया, पहला ऐसा ट्रीटी बन गया जिसमें कि ग्लोबली जो है इसको काम करके इसको ठीक कर लिया गया। Due to its widespread adoption, implementation, Montreal Protocol has been hailed as an example of exceptional international cooperation, with Kofi Annan describing it as a perhaps the single most successful international agreement to date. मतलब कॉफी अन्ना जो थे वो यूएन के आपके ये थे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आज तक का जो सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है वह ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, ठीक है ना। और 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछ देता है कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की बात यहाँ पे करते हैं। आगे बात करते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेट्स द बाइंडिंग प्रोग्रेसिव फेज आउट ऑब्लिगेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर ऑल द मेजर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो चीजें जो इसको डिप्लीट करती थी ना, ओजोन लेयर डिप्लेशन का जो आपके कारण थे उसमें बेसिकली आता था आपका CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स जिसमें आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेस डैमेजिंग ट्रांजिशनल केमिकल सच एज द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। The Montreal Protocol targeted 96 ozone depleting chemicals in the thousands of applications across the more than 240 industrial sector. In 2016, the Montreal Protocol also became responsible for setting binding progressive phase down obligation for 18 main hydrofluorocarbons, ठीक है भाई। तो ये जो था देखिए यही था आपका लेयर, ये डिप्लीट हो रहा था। तो ये सारे इसके आपके सबस्टांस थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीजें थी। अब ये आता कहाँ से था भाई, ये जो निकल रहा था वो कहाँ से निकल रहा था, सोर्सेस क्या थे इसके, तो सोर्सेस के बारे में बताते हुए यहाँ पे कहा गया कि देखिए जो ओडीएस के जो सोर्सेस थे ना वो आपके रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट जो कि आपके व्हीकल के एयर कंडीशनर में या रेफ्रिजरेटर में यूज होते थे, ठीक है ना। जो इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग, जैसे आपका जो क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट होता है वो एरोसोल स्प्रे, प्रोपेलेंट, ठीक है ना, फोमिगेंट्स, तो ये सारे जो थे आपके चीजें थी, ठीक है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि मल्टीलैटरल फंड for implementation of Montreal Protocol is to assist developing country parties to Montreal Protocol whose annual per capita consumption and production of the ozone depleting substances is less than 0.3 kg comply with the control measure of currently 147 of the 196 party to the Montreal Protocol meet these criteria. They are referred to as Article 5 countries, ठीक है। It embodies the principle agreed at the United Nations Conference on the Environment and Development (UNDEP) 1992 that countries have a common but differentiated responsibility to protect the manage global commons। तो ये सारी बातें यहाँ पे मॉन्ट्रियल में बताया गया था। कुल मिलाकर के बस आपको इतना पता करना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए हुआ था। क्यों हो रहा था ओजोन लेयर डिप्लीशन भाई, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकल रहे थे जिसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, ये सारे जो थी वो थी, ठीक है ना। अभी निकलता कहाँ से था, सोर्स क्या था, तो जो भी आपके रेफ्रिजरेंट थे, कूलर्स थे, वो सारे हो गए, वो सब था। एम इनका था कि हम क्या करेंगे भाई, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज को रोकेंगे और उसको जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हम निकाल देंगे, ठीक है ना। HFC उसके जगह पे डाल देंगे, CFC को ठीक करने के लिए हम क्या डाल देंगे, HFC डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था आपका
डेवलप्ड इन द कंट्रीज फेज आउट डेट 1995 में था, 1995 में फेज आउट हो गया, और डेवलपिंग कंट्री में 2010 में फेज हो गया। हेलोन्स भी 1973 में ही खत्म हो गया, 2010 में खत्म हो गया, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो 2015 में खत्म हो गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं HCFC, ये फ्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1996, 35% रिडक्शन हुआ 2004 तक, 65% हुआ। टोटल फेज 2020 में जो है ये खत्म हो गया, और टोटल फेज आउट जो होगा इसका वो 2040 में हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री में। तो ये बेसिकली जो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई डाउट है अभी तक? देखिए जो CFC था ना, उस CFC को HFC से रिप्लेस कर दिया गया। फ्रिज में पहले CFC जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो HFC यहाँ पे होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो है यूज कर दिया गया, जो कि ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है ना? क्यों फ्रेंडली है? क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता। ठीक है ना? और CFC और HFC दोनों क्या है? ग्रीन हाउसेस गैसेस है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस होता है ये बेसिकली धरती के टेम्परेचर को गर्म करता है। ठीक है? जी सर। यस सर। डन। सर HFC और HCFC दोनों अलग है ना? हाँ, हाइड्रोक्लोरो, ठीक है ना, HFC है फ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और HCFC जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सबस्टांस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? एक होता है ODS 1, इसमें जो होता है आपका, उसमें आते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसके बाद मिथाइल क्लोरोफॉर्म होगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है? और मिथाइल ब्रोमाइड होगा। ये सारे ODS 1 है। ODS 2 की बात करेंगे, ठीक है ना, इनके अंदर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। क्लास 1 वाले में बहुत ज्यादा होता है, ODS 2 में बहुत कम होता है। इसमें आपके HCFC आते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसमें अगर आप बात करिएगा तो ये आता है क्लास 2 में। ये 2030 तक जो है फेज आउट होने की बात करते हैं, इसको भी विद ग्रेजुअल फेज आउट प्लान ऑफ द डेवलपिंग कंट्री 2040। तो HCFC जो है ये ODS टाइप 2 होता है, ये कम वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको 2040 तक खत्म करेंगे, ऐसा बात ये कह रहे हैं। ठीक है? यस सर। हम्म। चलिए, तो ये सारी बातें थी आपकी। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। आगे जो आता है वो क्योटो प्रोटोकॉल की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंटरनेशनल ट्रीटी विच इंक्लूडेड एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसको ध्यान रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था भाई? एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसने क्या किया, एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो UNFCC था, दैट कमिट्स द स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस based on the scientific consensus that part 1 global warming is occurring and part 2 the human made CO2 emission are driving it। देखिए क्योटो जैसे कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए था। क्लियर है भाई? जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए था। क्या हो रहा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये ग्रीन हाउस गैसेस धरती के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। जब बहुत ज्यादा धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो भी आपके ध्रुवों पर, जो पोल्स पर जो आपके क्या करते हैं, जितने भी बर्फ बर्फ है वह पिघल रहे हैं, और जब वो पिघल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे आपके जो है वातावरण में काफी ड्रास्टिक चेंज आता है।
बारिश होता है तो एक ही दिन में इतना बारिश हो गया कि कहीं ही नहीं सकते कुछ, तो बारिश हो जाएगा एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है आपकी होती रहती है। क्लियर है? तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कहा गया, इसमें मैंने कहा दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। तो जो भी स्टेट मतलब ताकत पावर के सेंटर है उनसे कह रहा है कि अपने ग्रीन हाउस इमिशन को कम करिए। क्यों? बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंसेंसस, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है पहला चीज कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जानते हैं ना कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे जितने भी आपके स्फीयर्स है, बायोस्फीयर्स है, जो भी आपका क्लाइमेट है वो बदल रहा है, चेंजेस है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि दो बातों के आधार पर उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम कीजिए। पहला कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन मेड CO2 इमिशंस आर ड्राइविंग इट। तो जो CO2 का इमिशन है ह्यूमन मेड, वो इसको ड्राइव कर रहा है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो ये चीज हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड इन क्योटो जापान 11 दिसंबर 1997 को। तो कब हुआ था भाई? ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को जो है इसको एडॉप्ट किया गया एंड इंटर इनटू द फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। होता क्या है ना कि शुरुआत में पहले कहा जाता है, जैसे पहले आप लोगों को मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो। लेकिन कोई नहीं पढ़ता तो कुछ बोलता नहीं मैं। फोर्स का मतलब ये होता है कि अब अगर नहीं किए तो आपको दंड लगेगा। समझते ना मेरी बात को? आपको ये किया था। तो फोर्स जो हुआ ये 2005 में हुआ कि आपको मानना ही पड़ेगा इसको। ठीक है भाई? अब आगे बात करते हैं द क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNFCCC to reduce the onset of global warming by reducing greenhouse gases concentration in the atmosphere at level that would prevent the dangerous anthropogenic interference with the climate system। तो जो मानव जनित जो समस्या है उसको डेंजर लेवल तक ले जाने से जो है रोकेगा, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा कि डेंजर लेवल पे चले। द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइड टू द 6 ग्रीन हाउस गैसेस। इसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस पे जो है वो काम करता है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका मीथेन, तीसरा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और पर फ्लोरोकार्बन को PFC बोलते हैं, और SF6 जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड है। तो ये 6 गैसेस पे जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल अप्लीकेबल होता है। ठीक है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल क्या आते हैं? सबसे पहले इंडस्ट्री हो गया, एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ट्रिटी, नाइट्रस ऑक्साइड, गैस, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इकोलॉजी, वार्मिंग, इन सब पे जो है ये बात करता है। तो 6 गैसेस ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड। क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट था कि द प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 एंड एंडेड इन 2012। तो फर्स्ट फेज जो था इसका ये 2008 में शुरू हुआ और 12 में खत्म हुआ। All 36 countries that fully participated in the first commitment period compiled with the protocol. However, the 9 countries had to resort to the flexibility mechanism by funding emission reduction in other countries because their national emissions were slightly greater than their targets। ठीक है भाई? तो इसमें क्या कहा गया कि 36 कंट्री थे जिसमें से कि 9 कंट्री हैड टू रिसॉर्ट टू द फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म दिया गया बाय फंडिंग इमिशन रिडक्शन। जो इमिशन रिडक्शन है उनको फंड दिया गया इन कंट्रीज बिकॉज देयर नेशनल इमिशन वर स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, उनके पास ज्यादा था तो उनको कम करने के लिए जो है कुछ फंडिंग दिया गया। द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 हेल्प रिड्यूस द इमिशन। The greatest emission reduction were seen in the former Eastern Bloc countries because of the dissolution of the Soviet Union reduced their emission in the early 1990। सोवियत यूनियन जो है आपका वो काम करना मतलब उसका डिसोल्यूशन हो गया, मतलब टूट करके बहुत सारे देश बन गए, इसलिए जो है वहां पे बात आई। ठीक है? Yes, sir.
ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। आगे जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल सेकेंड जो कमिटमेंट पीरियड था, वो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था आपका भाई, जिसमें a second commitment period was agreed into the 2012 to the extent 2020 known as the Doha Amendment due to Kyoto Protocol in which 37 countries had bring binding targets। तो पहले 36 था, फिर 37 हो गया। अक्टूबर 2020 में 147 स्टेट्स had accepted the Doha Amendment। It entered into the fourth 31 दिसंबर 2020। तो 2020 में जो है आपका 31 दिसंबर 2020 को इसको फोर्थ स्टेट में लगा दिया गया कि आप सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉलोइंग इट्स एक्सेप्टेंस बाय द मैंडेटेड मिनिमम एट लीस्ट 144 स्टेट्स, although the second commitment period ended on the same day of the 37 parties with the binding commitments and 34 had rectified। तो ये सारी बातें हुई। द क्योटो प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव में क्या था? द मेन गोल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वाज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ द मेन एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग नेशनल डिफरेंसेस इन द जीएचजी इमिशन वेल्थ कैपेसिटी टू मेक द रिडक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर देखा गया कि तुम्हारे पास पैसा है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस गैस बंद की और तुम भूखे मरने लगो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है कोशिश किया गया, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका रिडक्शन किया जाए। The treaty follows the main principle agreed on the original 1992 only UNFCCC convention. According to the treaty 2012 Annex 1, parties who have ratified the treaty must have fulfilled their obligation of greenhouse gas emission limitation established for the Kyoto Protocol first commitment period. These emission limitation are the Annexure B में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिलाकर के जो है यही बात है। इसको कैसे ठीक करेंगे? तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात यहाँ पे करते हैं। एक मिनट रुकिए। ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करते हैं। द ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम इज अ प्लान फॉर अचीविंग एनवायरमेंटल बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेडिंग सरप्लस अलायंसेस अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट में क्या था कि आपका एक ऐसा प्लान बनाया गया आपका जिससे कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो फ्रॉम ट्रेडिंग सरप्लस अलायंसेस under the Kyoto Protocol। The Green Investment Scheme, a mechanism in that framework, international emission trading is designed to achieve a greater flexibility in reaching the targets of the Kyoto Protocol while preserving the environmental integrity। तो ये बताया गया भाई कि आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि जो है वातावरण को हम सुरक्षित भी रख सके और पैसा भी कमा सके। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये फर्स्ट ईयर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट कुड बी रजिस्टर्ड एंड 2012 the end of the first Kyoto commitment period, the CDM is expected to produce some 1.5 billion ton carbon dioxide equivalent to the emission reductions। इतनी चीजें आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कौन कौन से गैसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बस इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। बाकी आज हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मैं नोट्स को आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और कल हम क्वेश्चन भी करेंगे। और कल मोस्टली आपका जो है ये खत्म हो जाएगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कल हम लोग इसको खत्म करेंगे और इसके बाद जो है थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में यस आएगा। सर। बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम थैंक शांति यू भैया। जी, थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को।